संदेश झूठ से हटके। तो झारखंड विधानसभा चुनाव में 28 सीटें अनुसूचित जनजाति या आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं, जबकि 9 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। पिछली बार इंडिया ब्लॉक ने इनमें से 26 सीटें जीती थीं। इस बार भी जो पार्टी इनमें से सबसे ज्यादा सीटें जीतेगी उसकी किस्मत का ताला खुल सकता है। यही कारण है कि बीजेपी के सुपर स्टार प्रचारक या द्वेष प्रधान माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी आदिवासियों से रोटी बेटी और माटी की बात कर रहे हैं, उन्हें डरा रहे हैं। अगर ये लोग सत्ता में आए तो रोटी और बेटी के साथ माटी भी छीन लेंगे। आदिवासियों को डराकर क्या बीजेपी झारखंड चुनाव जीत पाएगी? डराकर या डर दिखाकर क्या जीत पाएगी? तो मैं आपका परिचय कराता हूं अपने वरिष्ठ पत्रकार फैसल अनुराग जी से। फैसल अनुराग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फैसल अनुराग जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं और हमारे साथ कई बार यहाँ पर जुड़ चुके हैं। तो संदेश के दर्शकों के साथ उनका गहरा नाता है, परिचित है, सब पहचानते हैं। तो सर, मैं आऊं उससे पहले एक स्पीच दिखा दूं अगर आपकी इजाजत हो तो। जरूर जरूर दिखा दीजिए। बात, हाँ, मतलब भैंस और मंगलसूत्र के बाद जो नई फिल्म रिलीज की है उन्होंने झारखंड में, उसमें से बस किया कुछ नहीं है, भैंस और मंगलसूत्र को उन्होंने वहां से हटा दिया है और उसकी जगह बेटी रोटी और माटी जोड़ दिया है। तो आप जरा सुनिए सर। तीनों दल सामाजिक ताना बाना तोड़ने पर आमाद है। ये तीनों दल घुसपैठिया समर्थक है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के वोट पाने के लिए ये इन घुसपैठियों को पूरे झारखंड में बसा रहे हैं। जब स्कूलों में सरस्वती वंदना तक पर रोक लगने लगे तो पता चलता है कि खतरा कितना बड़ा है। जब तीज त्योहारों में पत्थरबाजी होने लगे, माता दुर्गा को भी रोक दिया जाए, जब कर्फ्यू लगने लगे तो पता चलता है कि स्थिति कितनी खतरनाक है। जब बेटियों के साथ शादी के नाम पर छल कपट होने लगे तो पता चलता है कि पानी सिर के ऊपर से गुजरने लगा है। जब घुसपैठ का मामला कोर्ट में जाए और प्रशासन इससे इनकार करे तो पता चलता है कि सरकारी तंत्र में ही घुसपैठ हो चुकी है। ये आपकी रोटी भी छीन रहे हैं, ये आपकी बेटी भी छीन रहे हैं और ये आपकी माटी को भी हड़प कर रहे हैं। अगर जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी की यही कुनीति जारी रही तो झारखंड में आदिवासी समाज का दायरा सिकुड़ जाएगा। ये आदिवासी समाज और देश की सुरक्षा दोनों के लिए बड़ा खतरा है। इसलिए इस घुसपैठिया गठबंधन को अपने एक वोट से उखाड़ फेंकना है। सर, मैंने
लंबी चौड़ी है तो इतना पर्याप्त है समझने के लिए। बहुत सारे दर्शक अभी लिखने लगेंगे हमें कि रोकिए, इसे रोकिए। तो आपने देखा जो देश के प्रधान द्वेष प्रचारक हैं, जो प्रधान विभाजक हैं, वो जो बात कर रहे हैं उस पर पहली और आपकी त्वरित प्रतिक्रिया सर। देखिए, ये तो मुझे लगता है कि बीजेपी का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस वो बता रहे हैं। शायद बीजेपी शासित राज्यों में महिलाओं की जो दुर्दशा है, जो हालात हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, हरियाणा हो, जिस ढंग से बेटियों को छीनने की कोशिश हरियाणा में की गई थी, पहलवान बेटियों से को अपमानित करने की कोशिश की गई थी, तो ये सारा एक्सपीरियंस भाजपा वालों का अपना है, वो झारखंड पर थोप रहे हैं। लेकिन कुछ प्रश्न हैं जिसका जवाब झारखंड के लोगों को चाहिए। झारखंड एक बड़ा स्वाभिमानी राज्य रहा है। जब अंग्रेज हिंदुस्तान में आ रहे थे तो पहला प्रतिरोध जो हुआ था वो झारखंड के धालधूमगढ़ में हुआ था, जिसको घाटशिला के आसपास के एरिया को कहा जाता है। भूमिजों ने किया था। उसके बाद तिलका मांझी ने अंग्रेजों का प्रतिकार किया था, सिद्धू कान्हू ने किया था, फिर बिरसा मुंडा ने किया था, बाद में झारखंड आंदोलन के माध्यम से होते हुए आज तक आदिवासी अपने जल, जंगल, जमीन की रक्षा के लिए निरंतर एक लंबे दीर्घकालिक संघर्ष में हैं और वो टिके हुए। क्या प्रधानमंत्री जी को इस बात का एहसास है कि वो एक ऐसे स्वाभिमानी राज्य, ऐसे संघर्षशील राज्य जिसने अंग्रेजों को 1 इंच जमीन नहीं लेने दिया था, जिसने घुटने टेके थे? अंग्रेजों के जमाने में भी झारखंड डायरेक्ट शासन में एक तरह से नहीं था। उसके लिए 3 अलग व्यवस्थाएं अंग्रेजों को करनी पड़ी थी। छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, उसके पहले विल्किंसन रूल और उसके बीच में संथाल परगना टेनेंसी एक्ट बनाकर वो सारे अधिकार ग्राम के लोगों को देना पड़ा था। एक ऐसे राज्य के लोगों को जिस ढंग से भाजपा अपमानित कर रही है, इसका थोड़ा भी एहसास भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को है क्या? वो चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे उनसे नीचे लेकर ये क्या नाम है वो असम का जो सीएम है उस तक, किसी को भी इस बात को समझने की कोशिश करनी चाहिए कि एक राज्य है, एक राज्य के लोगों ने एक लंबी लड़ाई के बाद अपना राज्य हासिल किया है और बड़े ही गर्व के साथ हासिल किया है, और उन्होंने अपने ढंग से अपने राज्य की व्यवस्था बनाई है। वहां उनकी अपनी संस्कृति को संरक्षित रखा है। लेकिन जो दक्षिणपंथी अर्थनीति भारत में चलाई जा रही है, उसका दुष्परिणाम है कि झारखंड की बड़ी संख्या में बेटियां आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले तक देश के सभी महानगरों में, चाहे वो दिल्ली हो, मुंबई हो, चेन्नई हो, हैदराबाद हो, कलकत्ता हो, आया बनने माने बर्तन मांजने का काम करने जाती थी, दूसरे के घरों में काम करने जाती थी। आज भी जा रही है, लेकिन उनकी संख्या पिछले 4 सालों में घटी है, ऐसा गैर सरकारी रिपोर्ट में बात कही जाती है। तो सवाल यह उठता है कि एक ऐसे राज्य में के बारे में जो बातें की जा रही हैं, उन बातों में कोई सच्चाई नहीं। सच्चाई तो यह है कि झारखंड का मुख्य मुद्दा यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी झारखंड के प्राकृतिक संसाधनों को और वन संपदा को अपने जो सबसे बड़े कारपोरेट टाइकून मित्र हैं अडानी जी, उनको देने के लिए यह सारा प्रोपेगेंडा कर रही है। झारखंड में जिस तरह से पैसा बहाया जा रहा है, यह पैसा कहां से भारतीय जनता पार्टी के पास आ रहा है, वो इसका हिसाब देने के लिए तैयार है क्या? क्योंकि इलेक्ट्रल बॉन्ड का मामला तो अपनी जगह है, लेकिन इसके अलावे भी बहुत सारी चीजें जो दिखाई पड़ रही हैं वो क्या है? तो ऐसी स्थिति में मेरी पहली प्रतिक्रिया झारखंड में पिछले 45 क्या, मैं तो अभी 67 साल का हो गया हूं, मेरी पैदाइश ही वहां है। 67 साल में मैंने ऐसी स्थिति झारखंड में नहीं देखी थी। बहुत समस्याएं हैं झारखंड में, इसमें कोई दो राय नहीं है। ग्रामीण स्तर पर समस्याएं, अनेक तरह के अंतर्विरोध है, लेकिन वह बातें नहीं है जो एक असम का आदमी आकर झारखंड में आरोपित कर रहा है और उसको सारे लोग लेकर, भारतीय जनता पार्टी के लोग लेकर मुद्दा बना रहा है। मुख्य समस्या झारखंड का यह है कि झारखंड लोगों के खतियान आधारित नागरिकता जो है, उनकी स्थानीयता है, वो संरक्षित रहेगी या नहीं रहेगी। पिछले जब से भारतीय जनता पार्टी 2024 में आई, 2000 में जब राज्य बना था और जब
वो शुरू में लंबे समय तक शासन करते रहे हैं वो लोग, लेकिन उन्होंने कभी इन सवालों को एड्रेस करने की कोशिश नहीं की है। एक बात तो ये है। दूसरी बात है कि ये जिसको घुसपैठ बोलते हैं, बांग्लादेशी घुसपैठ बोलते हैं, तो ये प्रधानमंत्री तो अपनी नाकामी का डंका पीट रहा है। भारत के सीमाओं की सुरक्षा करने का दायित्व तो किसी राज्य का नहीं, और वैसे राज्य का तो बिल्कुल भी नहीं है जिसकी कोई भी सीमा अंतरराष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती है। तो भारत का गृह मंत्री, भारत का प्रधानमंत्री क्या अपनी अक्षमता दिखा रहे हैं कि वो बांग्लादेश और भारत की जहां सीमा है उस सीमा पर वो रोक नहीं पा रहे हैं लोगों को? सच्चाई क्या है? सच्चाई तो यह भी है कि आज बड़ी संख्या में भारत के बच्चे बांग्लादेश में पढ़ने जाते हैं। जब शेख हसीना वाजेद वाली घटना हुई थी तब ये बड़ी संख्या में बात सामने आई थी कि हजारों की संख्या में बांग्लादेश में जब बहुत ही अस्थिरता की स्थिति थी, बच्चे भागकर इंडिया आए थे, वो बांग्लादेश पढ़ने जा रहे हैं। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री और जो अधिकांश राज्यों में शासन करने वाली भारतीय जनता पार्टी है, अपने बच्चों को तो मेडिकल शिक्षा देने में सक्षम नहीं हो पाई। उन बच्चों को यूक्रेन जाना पड़ता है, उनको सेंट्रल एशिया के देशों में जाना पड़ता है, उनको बांग्लादेश में पढ़ने जाना पड़ता है। कल को आप यह भी सुनाई पड़ सकता है कि श्रीलंका में भी पढ़ने जाते होंगे, जहां की सबसे खराब आर्थिक अवस्था रही है। ऐसी स्थिति में भारत सरकार के लोगों को, खासतौर पर प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री की भूमिका में आना चाहिए। इनके बारे में तो एक बार टाइम मैगजीन ने ठीक हेडिंग लगाई थी, आपको याद होगा, द डिवाइडर ऑफ इंडिया। उस बात को ये बार बार प्रमाणित कर रहे हैं। एक तरफ एक और भी सिनिकल आदमी है जो आज अमेरिका का राष्ट्रपति के चुनाव में अगर दुर्भाग्य से जीत जाएगा तो वो बोल रहा है 1 करोड़ से अधिक प्रवासियों को वो अमेरिका से बाहर निकाल देगा। उसमें भारत से बहुत सारे लोग अवैध रूप से जाके निवास कर रहे हैं, वहां नौकरी कर रहे हैं। ये बात तो डंकी वाली जो वीडियो राहुल गांधी ने बनाई थी, उस वीडियो को फिर से अगर आप देखेंगे तो आपको पता करना चाहिए कि किस ढंग से भारत के लोग वहां अवैध रूप से जाके नौकरी कर रहे हैं। 10 साल में जिस आदमी के नेतृत्व में हिंदुस्तान की यह स्थिति हो गई है कि हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में भारत के लोग नागरिकता छोड़ रहे हैं, भारत के लोग अवैध ढंग से जाके दूसरे देशों में नौकरी करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी आजीविका और परिवार को जीवित रखने की कोशिश कर रहे हैं। वहां इस ढंग से अनर्गल बातें क्यों की जा रही? झारखंड के लिए कोई भी पॉजिटिव एजेंडा इनके पास है ही नहीं। सच्चाई तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक भी एजेंडा ऐसा नहीं है जिसके आधार पर वो चुनाव जीत सके पूरे देश में कहीं भी। उसके पास सिर्फ एक एजेंडा है जो 1925 में जब से आरएसएस बना है तब से है, वो है हिंदू और मुस्लिम के बीच में मतभेद पैदा करना और इसके आधार पर अपनी राजनीति को आगे ले जाना। और आज 2024 में जब ये 240 पर रुक गए, जनता ने इनको अयोध्या में भी हरा दिया, तब इनको लग रहा है कि नहीं, हमको हर कीमत पर हिंदुओं को एकजुट करना। तो इस देश के हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, आदिवासी हो या दलित हो, बेवकूफ नहीं लोग हैं। वो उस सीमा से आगे आ गए हैं जो 2014 में जो नशा पैदा किया गया था, 2019 में जारी रहा, वो 2024 में टूटा है। जनता का भ्रम अभी और टूट रहा है क्योंकि लोगों की आर्थिक समस्याएं बहुत गहरी होती जा रही और उन आर्थिक समस्याओं के हल करने का कोई एजेंडा नहीं। इन्होंने कहा था कि हम 500 में हरियाणा में सिलेंडर देंगे। कितने दिन हो गए सरकार बने हुए सैनी की? दूसरी बात, क्या उन्होंने दे दिया? सवाल इनके पास एजेंडा नहीं है। इनका जो इन्होंने जो अपना एजेंडा घोषणा पत्र भी बनाया है उसको भी अगर आप देख लें तो उसमें कोई ऐसा एजेंडा नहीं। जिस बात के लिए ये बोलते हैं कि ये रेवड़ी बांट रही है सरकार, पूरा रेवड़ी से भरा हुआ इनका एजेंडा। इन्होंने न तो सरना कोड की बात की है जो झारखंड के आदिवासियों की बड़ी मांग है कि उनके सरना, उनकी पहचान जो है वो जनगणना में शामिल किया जाए। झारखंड की विधानसभा से हेमंत सोरेन ने इस पर प्रस्ताव पारित कर केंद्र को भेजा है, उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इन्होंने यह भी नहीं कहा है कि झारखंड में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण देंगे जो दूसरे राज्यों में भी है, जो होना चाहिए। हेमंत सोरेन ने उस पर एक प्रस्ताव पारित करके विधानसभा से भेजा राज्यपाल को। भाजपा का राज्यपाल था वो बैस, उसने रिटर्न कर दिया उस विधेयक को। उसी ढंग से खतियान आधारित नौकरी की बात
पर भी जो कानून बनाया गया था, सॉरी, जो प्रस्ताव विधानसभा से पास किया गया था, विधेयक पास किया गया था, उसको भी राज्यपाल ने लौटा दिया। तो ये किसी दूसरे को काम करने नहीं देते हैं, खुद काम करते नहीं हैं। इनका एक मात्र काम है कि इस देश के नौजवानों के दिमाग में जहर भरा जाए और उनको एक ऐसी परिस्थिति में डाल दिया जाए जहां वो अपने भविष्य का सपना ही नहीं देख सके, जहां वो नौकरी की बात न कर सकें, वो अपनी पढ़ाई की बात न कर सकें। दिन भर वो जो अभी आपके उत्तर प्रदेश में घटना हुई थी कि जो एक बच्चा मारा गया धार्मिक नशे में चढ़कर, जिस ढंग से वो मस्जिद, एक मुस्लिम के घर पर जिस ढंग से वो टांग रहा था झंडा, वो इस ढंग के बच्चों को बनाना चाहते हैं। वो हिंदुस्तान के बच्चों को एक बेहतर इंसान बनाना नहीं चाहते हैं, वो भारतीयता नहीं सिखाना चाहते हैं। भारत की जो एक प्राचीन सभ्यता और संस्कृति से जो मूल्य उभरते हैं, उन मूल्यों से उसको अवेयर नहीं रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो मूल्यबोध खत्म हो जाए और इनके पास कोई नया मूल्यबोध है नहीं। ये समाज में इतिहास को पीछे ले जाना चाहते हैं, आगे इनके पास जाने के लिए कुछ है नहीं। इसलिए ये झारखंड में जो आमतौर पर एक शांतिपूर्ण राज्य है, जहां आप देखेंगे सबसे कम हिंसा होती, मैंने सांप्रदायिक हिंसा होती। और दुर्गा पूजा की कौन सी प्रतिमा कहां रोकी गई झारखंड में? मैं तो था दुर्गा पूजा के समय, मैंने तो नहीं देखा, किसी अखबार में मैंने ऐसी कोई खबर नहीं पढ़ी, न कहीं सोशल मीडिया पर देखा। तो ये अनर्गल बातें करना प्रधानमंत्री जी का कर्तव्य हो गया है, माने कार्यभार हो गया है, और इसी के सहारे वो अपनी राजनीति करते हैं। बहुत दुर्भाग्य है कि हम लोगों को इस देश में एक सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के बारे में ऐसी टिप्पणी करनी पड़ती है, क्योंकि वो व्यक्ति आज तक ये अपने को प्रमाणित ही नहीं कर पाया है कि वो उस पद और उस गरिमा के काबिल है भी या नहीं। जी, हमें बड़ा दुख होता है जब हमें प्रधानमंत्री को प्रधान विभाजक कहना पड़ता है, या लोग कहते हैं, या मतलब ये बात कही जाती है। और वैसे भी हम यहाँ पर उनकी जो भूमिका है वो प्रधानमंत्री की नहीं है, वो कमल का चिन्ह लगाए हुए हैं, स्टार प्रचारक हैं, भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी हैं इस वक्त। वो हैसियत में जब बोल रहे हैं, वो प्रधानमंत्री की हैसियत में नहीं बोल रहे हैं, तो इसलिए वो प्रधान विभाजक की भूमिका है उनकी चुनाव, और ज्यादातर समय वो प्रधान विभाजक की भूमिका में ही रहते हैं। एक चीज और है, वो जो आरोप लगा रहे हैं, उनके पास में सारी एजेंसियां हैं, सारी क्षमताएं हैं, तो ये क्यों नहीं जांच कराते हैं? भाई कहां पर ये जो आरोप लगा रहे हैं, इन्होंने किसी एजेंसी से जांच कराई? कोई डाटा इनके पास है? कोई इस तरह के वाकये कहीं इनके पास हैं तो ये उस पर एक श्वेत पत्र जारी करें, या पटल पर एक संसद में रखें कि ये आंकड़े हैं, ऐसा हो रहा है और ऐसा विपक्षी दल कर रहे हैं, तो बिल्कुल सच्चाई सामने आनी चाहिए। तो क्यों नहीं करते हैं ये? देखिए हरिशंकर जी एक झारखंड में नेता हुआ करते थे, अब तो नहीं रहे, वो बंदी उरांव जी। वो एक बहुत कांग्रेसी नेता थे, खांटी कांग्रेसी नेता थे। उनका बेटा अभी दुर्भाग्य से भाजपा में चला गया है और उसको अभी टिकट भी इन लोगों ने दिया है सही से। बंदी उरांव जी ने 1999 से लेकर 2003 के बीच में वो अपने कई मित्रों के साथ मिलकर एक टीम ने एक अध्ययन किया था कि जो झारखंड में सीएनटी एक्ट है छोटा नागपुर में, उस सीएनटी एक्ट का उल्लंघन किन लोगों ने किया है और आदिवासियों से जमीन किस किस तरह से छीनी गई। वो रिपोर्ट ऑलरेडी सरकार को समर्पित भी की गई थी 2000, उस समय केंद्र सरकार को भी बाद में बंदी उरांव जी ने इसको समर्पित भी किया था केंद्र में और राज्य सरकार को भी। उस रिपोर्ट में कहा गया है कि झारखंड में सबसे ज्यादा आदिवासी जमीन छीनने वाले जो लोग हैं वो वहां जो नौकरी पेशा करने के लिए दूसरे राज्यों से आए हुए लोग हैं, और दुर्भाग्य से उसमें सबसे ज्यादा आज समर्थक जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के। अगर ये इस बात को आंकड़ों के आधार पर बात की जाए और इसका पूरा सच सामने आ जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को तो अब तक चेहरा दिखाने के काबिल नहीं वो रहने देंगे प्रधानमंत्री। सवाल यह है कि यह एक बहुत ही गंभीर मसला है जमीन का झारखंड में, और इस जमीन के मसले को गंभीरता से लेने की जरूरत। जब इनकी सरकार थी डबल इंजन की सरकार, तो उस डबल इंजन की सरकार ने क्या किया था?
2014 से लेकर 2019 के बीच में, कि उसने छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट और संथाल परगना टेनेंसी एक्ट, जिसमें आदिवासियों के जमीन के पूरे संरक्षण का प्रावधान है, उसको बदलने का प्रयास किया था। उस बदलाव के विरोध में जबरदस्त आंदोलन हुआ था 1916 में, 17 में, 18 में। उसमें कई लोग शहीद हुए थे, पुलिस की गोली खाकर मारे गए थे। और उसके बाद 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह हारना पड़ा, जिसमें उसका मुख्यमंत्री भी इन्हीं कारणों से हारा था, रघुवर दास, जो अभी उड़ीसा में ये राज्यपाल है। सवाल ये उठता है कि जो पार्टी खुद आदिवासियों के जमीन छीनने के लिए कानून बनाने की कोशिश करती रही अपने पूरे शासनकाल में, इस पर तो अभी जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं और जो शायद मुख्यमंत्री के इनके कई उम्मीदवारों में एक है बाबूलाल मरांडी, उन्होंने ग्रेटर रांची नाम से किताब लिखी है जोशी जी। उस किताब को पढ़ लीजिए, जिसमें ये लिखा गया है कि शहरों से 240-50 किलोमीटर को कैसे सीएनटी एसपीटी एक्ट से अलग कर देना चाहिए और उस जमीन को पूरा का पूरा व्यापारियों को दे देना चाहिए। इन लोगों ने जो लैंड बैंक बनाया था रघुवर दास की सरकार के समय, उस लैंड बैंक का क्या मतलब था? उसका मतलब एक ही था कि बड़े कारपोरेट घराने के लोग आए, लैंड बैंक में अपनी जमीन की पहचान करें, सरकार उस जमीन को आदिवासियों से छीनकर उनको दे देगी। तो जमीन क्या तो संरक्षण करने का इनका पुराना क्या रिकॉर्ड है, यह झारखंड की जनता, झारखंड के बुद्धिजीवी जानते हैं और अच्छी तरह जानते हैं कि किस ढंग से झारखंड की एक एक इंच जमीन को बचाने के लिए वहां के आदिवासियों ने और वहां के मूलवासियों ने कितनी लंबी लड़ाई लड़ी है, और वो लड़ाई अभी निरंतर जारी। तो ऐसी स्थिति में झारखंड के लोग इतने बेवकूफ नहीं है कि इनके बहकावे में आ जाएंगे। वो जानते हैं कि झारखंड की बेटियों का सम्मान क्या होता है, वो जानते हैं कि झारखंड के हर नागरिक को पता है कि उनकी बेटियां कैसे सुरक्षित है। उन बेटियों को अगर बाहर काम करने के लिए जाना पड़ा है तो वो इन्हीं लोगों के कारण जाना पड़ा है जिन्होंने उनको जमीन से बेदखल किया। और ये जमीन से बेदखल करने वालों में से 80% लोग जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक। जी, मैं एक क्लिप दिखा रहा हूं, ये कल्पना सोरेन की सभा है। ये एक बात मैं, और एक मिनट इसको दिखाने के पहले जी, पहले आप एक मैं कहना चाह रहा हूं, जब प्रधानमंत्री कल जो आप वीडियो दिखा रहे थे, भाषण दे रहे थे, वहां से मुश्किल से 20 किलोमीटर के रेडियस में ही एक सभा हो रही थी मेराल में कल्पना सोरेन की, और जितनी भीड़ प्रधानमंत्री में थी उससे 1.5 गुना ज्यादा भीड़ कल्पना सोरेन की सभा में थी, और कोई चेयर नहीं लगा हुआ, लोग खड़े थे, इतनी ज्यादा भीड़ थी। वो भी वीडियो कोई सर्च करके देख सकता है मेराल में देखकर कि वो भीड़ कितनी बड़ी थी। कल्पना सोरेन का तो मुकाबला भारतीय जनता पार्टी का बड़ा से बड़ा कोई नेता नहीं कर पा रहा है, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री भी नहीं कर पा रहे हैं भीड़ जुटाने के मामले में। सच्चाई तो ये है। मैं कोशिश करता हूं, वो शायद यही सभा है। नहीं, ये नहीं है, ये तो कहीं दूसरी जगह दूसरी भाषा बोल रहा है। सर, हेमंत सोरेन को एक तरफ अभी निकाल भी दीजिए, तो एक तरफ जो है वो आप देख रहे हैं कि रोटी बेटी और माटी है, और दूसरी तरफ जय जय झारखंड है। और आप कोई सी भी सभा देख लीजिए, उसमें भीड़ का रैला होता है, वो रैली नहीं होती, वो रैला होता है। तो ये कल्पना सोरेन का जो असर है झारखंड में, वो जिस तरीके से दहाड़ रही है,
कहा तो जाता था कई दूसरे लोगों को टाइगर, लेकिन वो तो अब म्याऊं म्याऊं करने लगे हैं। असली लाइनेस ना सोरेन बन गई है, जिसने पूरे चुनाव पर वो छाई हुई है पटल पर। आपको लगता है कि वो वोटों में भी तब्दील कर पाएंगी? देखिए, ये तो लोकसभा चुनाव में भी कल्पना सोरेन ने साबित किया था 5 आदिवासी सीटों पर जीतकर। और यदि जो वो एक रिपोर्ट आई थी एडीआर और एक डेमोक्रेसी करके जो संस्था है कि किस ढंग से वोट बढ़ाकर बहुत सारे सीटों को जीत में भारतीय जनता पार्टी ने बदला, उसमें झारखंड की भी कुछ गैर आदिवासी सीटें थी। अगर वो जो वोट पड़े थे, अगर उतने ही वोट होते, उसमें वोट की बढ़ोतरी नहीं दिखाई गई होती, तो भारतीय जनता पार्टी वहां कम से कम 4 सीटें और हार जाती। सच्चाई ये है। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को कल्पना सोरेन अकेले में बहुत माने परेशान कर रही हैं। मुझे तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक नेता को रात में कल्पना सोरेन की सभाओं की भीड़ जरूर हॉन्ट करती होगी, और उनको दूसरे दिन उनको लगता होगा कि काश हम ऐसी कोई भीड़ जुटा पाते। जी सर, ये देखिए, ऐसा है कि जो झारखंड है उसमें 28 सीटें हैं जो अनुसूचित जनजाति और आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं। इनमें से 9 सीटें जो हैं वो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। तो पिछली बार इंडिया ब्लॉक ने इसमें से 26 सीटें जीती थी। तो इस बार क्या उससे ज्यादा होगा, या बीजेपी की किस्मत का ताला रोटी बेटी माटी के साथ खुल जाएगा? कोशिश तो हर आदमी ये करता है कि 2 चरणों में चुनाव होने हैं। 13 तारीख आने वाली है, पहला चरण है 13 तारीख को, और ये देखना होगा कि कैसा मामला होता है। क्या कहेंगे सर आप इस पर? देखिए, इस समय भविष्यवाणी करना तो इसलिए मुश्किल हो गया है क्योंकि हम जो अपनी आंखों से जमीन पर देख रहे हैं वो रिजल्ट में अंततः दिखेगा। ये सब कुछ निर्भर कर रहा है चुनाव आयोग कितना निष्पक्ष और कितना पारदर्शी होकर चुनाव कराता है। झारखंड में अभी तक जो चुनाव आयोग की भूमिका है उसको लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। आपको मालूम होगा कि कल हेमंत सोरेन के हेलीकॉप्टर को उड़ने से रोका गया बहुत देर तक। इसके साथ ही आपने देखा कि उनके प्रस्तावक को जब एक पुलिस ने पकड़ा, एक पुलिस दस्ता ने एक चेक पोस्ट पर, तो किस ढंग से चुनाव आयुक्त ने उसमें दखल दिया, और फिर मुख्य चुनाव पदाधिकारी जो झारखंड के हैं उन्होंने कैसे हस्तक्षेप किया। किस ढंग से देवघर के एक आदिवासी एसपी को बदल दिया गया, और किस ढंग से उसी देवघर के डीसी ने हेमंत बिश्व शर्मा के क्लीन चिट दे दी है कि वो किसी ढंग की माने चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में जनता की यह भीड़ जितनी बड़ी संख्या में वोट देगी, उसी संख्या में भारतीय जनता पार्टी की हार सुनिश्चित होगी। ये लेकिन तय होगा जनता कितनी सक्रियता के साथ और किस दम के साथ चुनाव आयोग के साजिश को नाकाम करती है। जी देखिए, चुनाव आयोग की हम लोग चर्चा इसलिए मतलब उसको हम एक्सक्लूड करके अपना आकलन करते हैं क्योंकि वो चीजें ग्राउंड पर हमें दिखाई नहीं देती, वो रिजल्ट में दिखाई देती हैं। तो हम आज भी जो चर्चा कर रहे हैं उसमें हम वो परिस्थितियों को एक्सक्लूड कर रहे हैं कि जैसे हमारे बहुत सारे दर्शकों ने लिखा है और उन्होंने लिखा है कि झारखंड, ये सलीम खान जी हैं, इन्होंने लिखा है कि झारखंड और महाराष्ट्र में जीत का एक पहलू इलेक्शन कमीशन है। इस चीज को विपक्ष को नहीं भूलना चाहिए। और इसी तरीके से बहुत सारे कमेंट हैं। इन्होंने कहा ईवीएम सेटिंग करना पड़ेगा तभी भाजपा जीतेगी, ये आचार्य मिश्रा जी कह रहे हैं। और इसी तरीके से मतलब जो भी कमेंट आते हैं हमारे पास वो यही है, महाराष्ट्र और झारखंड में मतदान के तुरंत बाद अगर इलेक्शन कमीशन वोटिंग परसेंटेज नहीं देता है तो ये बात तो है कि वोटिंग परसेंटेज 5 से 10% बढ़कर वो बीजेपी को जितवाएगा, जैसा उसने लोकसभा में किया और हरियाणा में भी। तो आप मतलब लोगों को पहले से इस बात का अनुमान है कि 22 तारीख को 7% वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा, 23 को रिजल्ट आने हैं। तो ये बातें जो हैं अब सबको मालूम है और सब देख रहे हैं इन बातों को। और लेकिन निश्चित तौर पर आप ये कह, और हिमा अग्रवाल जी कह रही हैं कि
फैसल जी, हरियाणा भी याद रखना होगा हमें, भाजपा बिना काम करे भी जीत गई थी। और माफ करने लायक तो राजनेता और पार्टियां भी नहीं है, पत्रकार तो बस आईना है। तो इस तरह से ये लगातार हमारे पास में चुनाव आयोग को लेकर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। तो हम चुनाव आयोग को एक्सक्लूड करके बात कर रहे हैं। हम अपने दर्शकों से कहते हैं, आप जिस चीज में हमारा और आपका कोई दखलंदाजी नहीं हो सकती और हमें चर्चा करनी है, हमें आकलन करना है, तो हम जो स्थितियां हैं मार्केट में, जो पत्रकार अपनी पैनी निगाहों से देख रहे हैं, जो ग्राउंड रिपोर्ट ले रहे हैं, जो दूसरे पत्रकारों से बातचीत करके, विश्लेषकों से बातचीत करके जो हमारे पास में खबरें आ रही हैं, उसके आधार पर हम अपना आकलन कर रहे हैं। और इसीलिए फैसल जी भी कह रहे हैं कि भाई मैं आकलन नहीं कर सकता। मुझसे कई बार कह चुके हैं अनुराग जी कि बोले जोशी जी, हरियाणा के बाद मेरे से कभी ये मत पूछना कि कितनी सीटें आ जाएंगी। और मैं मतलब ये जानता हूं, ये पूछने का सवाल नहीं है, ना ही कोई हम भविष्यवक्ता है, लेकिन एक रफली एक आइडिया होता है। हम ये जानते हैं कि झारखंड में बीजेपी फिलहाल कहीं किसी को भी बहुमत के आसपास भी नहीं दिख रही है। और जो रही सही कसर थी वो हेमंत सोरेन के जेल में जाने के बाद पूरी कर दी है बीजेपी ने खुद। आज भी वहां पर कुछ केंद्रीय एजेंसियों की छापेमारी चल रही है झारखंड में। हाँ, हेमंत सोरेन के जो पुराने एक चुनाव ये क्या प्रतिनिधि थे, विधायक प्रतिनिधि, वो जेल में थे, उनको बेल मिल गया था। उनके कुछ जान पहचान वाले लोग हैं, उनके यहाँ सीबीआई छापामारी कर रही है। तो इसके पहले अभी जस्ट असर होगा इसका असर झारखंड देखिए, छापामारी ईडी सीबीआई से झारखंड आगे जा चुका है। उसका कोई भय अब वहां के नेताओं पर या वहां के लोगों पर नहीं है। भाजपा की कोशिश होती है, जैसे वो चुनाव में अभियान में देखिए डर पैदा करते हैं जनता के भीतर, वो एक भीरू समाज बनाना चाहते हैं ताकि लोग डर से वोट करें। लेकिन झारखंड के लोग न तो डरने वाले हैं और न झुकने वाले हैं। लोकसभा चुनाव में एक अच्छी बात कल्पना सोरेन कहती थी, झारखंड झुकेगा नहीं। तो झारखंड के लोग सचमुच में कभी नहीं झुकते हैं। इसलिए झारखंडी जनता एक एक वोट के लिए संघर्ष करेगी और उसका जो उसकी इच्छा है उसके अनुकूल वो अपनी सरकार का गठन करेगी। इसलिए झारखंड में उतना आसान ईवीएम की सेटिंग भी या निचले लेवल तक जाकर बहुत गड़बड़ी करना भी उतना आसान साबित नहीं होगा, क्योंकि झारखंड के जो आदिवासी कार्यकर्ता हैं, जो मूलवासी कार्यकर्ता हैं, वो अपने अधिकारों के प्रति 100 वर्ष की लड़ाइयों के कारण बहुत सक्षम हैं, दक्ष हैं और वो बहुत ही कुशलता से प्रबंधन की टेक्निक को जानते हैं जी। जो आरएसएस के बारे में कुछ प्रचार होता है कि उसकी जितनी ताकत है, उससे कम ताकत झारखंड की उस जनता का भी नहीं है जिसने 100 साल तक अपने अलग राज्य, अपनी अस्मिता, अपनी भाषा और अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए लड़ाई जारी रखी। जी अच्छा सर, ये बताइए कि जैसे बीजेपी इस वक्त जो चुनाव लड़ रही है, वो दो चीजें उसमें दिखाई देती हैं। एक तो ये कि उन्होंने आयतित लोगों के सारे, ये पूरा मतलब हिंदुस्तान में वो आजकल ऐसे ही चुनाव लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा, वो वाली भारतीय जनता पार्टी नहीं बची, भाजपा भांगरेस हो गई है। तो झारखंड में जेएमएम के भी लोग हैं और वहां से भी दल बदल करा के लाए हैं, उनके यहाँ से भी गए हैं दल बदल करके लोग। लेकिन एक चीज और है, रिश्तेदार बहुत बड़ी मात्रा में चुनाव लड़ रहे हैं। जिस परिवारवाद की बात हमेशा भारतीय जनता पार्टी करती थी, उसमें कोल्हान की 14 सीटें ऐसी हैं जहां पर रिश्तेदार लड़ रहे हैं। तो क्या रिश्तेदार ले डूबेंगे बीजेपी को? देखिए, बीजेपी को कोल्हान में कुछ गेन नहीं होगा, ये तो मेरा पक्का यकीन है। और न संथाल पड़ना में होगा। 18 और 16 सीटें दोनों जगहों पर हैं, माने 34 सीट है। इस 34 में अगर ये 3-4 सीट भारतीय जनता पार्टी बाई फ्लूक कहीं जीत गई तो जीत गई, लेकिन 30-31 सीटें तो इंडिया गठबंधन निश्चित ही जीतेगा इन दोनों में, जिसमें कुछ गैर आदिवासी सीटें भी हैं। तो मेरा पक्का यकीन है कि कोल्हान की जनता और संथाल परना की जनता अपना फैसला देगी। भारतीय जनता पार्टी के लिए जो सबसे सुखद क्षेत्र है वो है उत्तरी छोटा नागपुर का क्षेत्र, जहां शहरी मतदाता बड़ी संख्या में, और रांची
क्या इर्द गिर्द के 4 क्षेत्र जहां शहरी मतदाता है। लेकिन इस बार यहां भी लड़ाई बड़ी जबरदस्त हो रही है और ये कहना बहुत मुश्किल है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी पुरानी सीटें कितनी बचा पाएंगी और नई कितनी जीतेंगी। जेएमएम भी कुछ अपनी पुरानी सीटें खो सकती है, खोएगा, लेकिन वो कई नई सीट को जीतने की स्थिति में। कांग्रेस भी अपनी 2-3 पुरानी सीट को खो सकती है, लेकिन 2-3-4 नई सीट भी वो निकाल सकती है। तो कुल मिला के जो वहां अभी परिदृश्य है वो ये है कि इंडिया गठबंधन में चूंकि सीपीआई एमएल भी शामिल पहली बार हुआ है और सीपीआई एमएल के कई सीटों पर 20,000, 22,000, 15,000, 18,000 वोट हैं, तो ये वोट ऐड होगा इंडिया गठबंधन के बोर्ड में, क्योंकि लेफ्ट पार्टी का जो ये वोट है इसमें बिखराव नहीं होता और ये लगभग मान लीजिए 100 लोग वोटर हैं तो उसमें 90 लोग तो वोट देते ही देते हैं। तो ऐसी स्थिति में मेरी समझ ये है कि इस बार का चुनाव 2019 और 2014 से बहुत अलग, एक बहुत ही पॉजिटिव नोट पर हेमंत सोरेन लड़ रहे हैं और उनको इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि जिस ढंग की निगेटिविटी भारतीय जनता पार्टी और भय फैला रही है इससे उनको नुकसान हो रहा है। और झारखंड की जनता में एक और खास बात है, खासतौर पर आदिवासी मूलवासियों में, कि एक यहाँ कंसेप्ट है दीकू होना, माने बाहरी होना। तो ये दीकुओं के प्रति बड़ी नाराजगी उनको रहती है, क्योंकि ये उनके सांस्कृतिक विरासत को समझते नहीं है और कुछ ज्यादा ही दिक दिक करते हैं। तो ये फीलिंग भी आदिवासी वोटरों के भीतर बहुत जबरदस्त तरीके से है कि उनके पास अपने राज्य का कोई नेता नहीं है जिसको अखिल झारखंड माने पूरे झारखंड में पहचान हो। इनको बाहर से, सोचिए 81 सीट है और भाजपा के जितने मुख्यमंत्री हैं, जितने केंद्रीय मंत्री हैं, अन्य राज्यों के कई मंत्री हैं, 81 सीटों में मान लीजिए तो हर विधानसभा में 3-3, 4-4 केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और राज्यों के मंत्री प्रचार कर रहे हैं। तो ये स्थिति बताती है कि ये कितनी भयभीत है पार्टी और अपने भय से वो दूसरों को भयभीत करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी को शायद उनके आकाओं ने कहा है कि यहाँ जो प्राकृतिक संसाधन है इस पर उनको अधिकार चाहिए, इसलिए वो पूरा प्रचार के माध्यम से जनता के बीच विभाजन और डर पैदा करना चाहती है। लेकिन विभाजन और डर मेरी समझ से सफल नहीं होने जा रहा है, अभी तक तो नहीं हुआ है। अगले 2-4 दिन में अगर हो तो मैं नहीं बता सकता हूं। ये आज तक ये विभाजन नहीं है और प्रधानमंत्री की बात को लोग भले सुन लेते हों, उनके भाषणों का बहुत असर अब आम जनता पर जून के बाद तो नहीं हो रहा है। जी, हमारे एक साथी दर्शक जुड़े हुए हैं, सर्वेश कुमार, उन्होंने वो क्लिप पहचान कर बताया है कि ये वीडियो सारथ विधानसभा का है। सारथ, हाँ, सारथ विधानसभा का है और मैं वहीं था। और दूसरा वीडियो भी इन्होंने पहचान कर बताया है कि कल्पना सोरेन का वीडियो सारथ विधानसभा का है, मैं वहीं था। अच्छा, एक वीडियो को इन्होंने पहचाना है। तो ये कह रहे हैं निश्चित तौर पर वो होगा। सर, मैं एक और हमारे दर्शक हैं, वो मुझे वो मेरे बहुत हितैषी और शुभचिंतक हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के अनन्य भक्तों में हैं, नियमित तौर पर आते हैं और उनके सारे कमेंट मैं स्क्रीन पर रखता हूं। आज वो कह रहे हैं कि मैंने उन्हें ब्लॉक कर दिया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आज तक मैंने अपने चैनल पर कोई भी किसी को भी तब तक ब्लॉक नहीं किया जब तक उसने असंसदीय भाषा का प्रयोग ना किया हो, मर्यादित भाषा का प्रयोग ना किया हो। और आपकी भाषा विश्वनाथ जी बहुत मर्यादित है, इसलिए आप यकीन रखिए ना रखें, आपको ब्लॉक करने का मैं कभी सोच भी नहीं सकता हूं। जी, बस मैं इतना ही कहना चाहता था। आप बड़े शौक से लिखिए, विरोध में लिखिए। मैं मानता हूं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार हर व्यक्ति के पास है। ये लोकतंत्र का हमारा मूलभूत अधिकार है। ये मूलभूत अधिकार जितना मुझे है उतना आपको भी है। इसलिए आप आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कुचलकर मैं अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं खोना चाहता। जी, मैं सर आता हूं। अब एक मुख्यमंत्री रहे हैं आपके यहाँ, रघुवर दयाल जी, रघुवर दास, हाँ, रघुवर दास जी, वो आजकल उड़ीसा के राज्यपाल हैं। उनकी बहु चुनाव लड़ रही है ना, जमशेदपुर ईस्ट से उनकी बहु चुनाव लड़ रही हैं और वो छुट्टी लेके उनका प्रचार करने के लिए आए। देखिए, एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति राज्यपाल की छुट्टी लेकर पद से, मतलब वहां से अपनी ड्यूटी से अवकाश लेकर बहू के चुनाव प्रचार में आया हो, ऐसा मैंने
अपने इतने साल के पत्रकारिता में अनुभव में नहीं सुना कि कोई नहीं, एक राज्यपाल चीज या और आपने राष्ट्रपति। जरूर सुना होगा, एक चीज और आपने जरूर सुना होगा कि एक हमारे देश में उपराष्ट्रपति, वो भी एक हाँ संवैधानिक पद पर हैं, और पिछले लोकसभा चुनाव के ठीक पहले वो जाट इलाके में घूम घूम कर भाषण दे रहे थे और एक तरह से चुनाव प्रचार ही कर रहे थे। तो ये परंपरा भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है कि संवैधानिक पदों की मर्यादा उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, उनके लिए महत्वपूर्ण है एन केन प्राकरण एक चुनाव में जीत हासिल करना, चाहे लोगों के बीच में जितनी दरार पैदा की जा सके, लोगों के भीतर चाहे जितना निरुत्साहित किया जा सके, जितना भय पैदा किया जा सके, उनको जीतना है। तो रघुवर दास भी उसी स्कूल के विद्यार्थी हैं, तो वो अभी वही काम कर रहे हैं। जी जी। तो वो है, उनकी पुत्र लड़ रही हैं। मतलब मैं रिश्तेदारों की बात कर रहा हूं सर, ये परिवारवाद देखिए, यानी भाजपा रिश्तेदार। में ऐसे ऐसे ही सर, ऐसे एक सर, ऐसे ही चंपई सोरेन और उनका बेटा लड़ रहा है। तो बिल्कुल, इनकी क्या स्थिति होने वाली है रिश्तेदारों की? देखिए मुझे तो नहीं लगता है। देखिए, भाजपा में 4 पूर्व मुख्यमंत्री हैं, केवल बाबूलाल मरांडी ही अकेले खुद चुनाव लड़ रहे हैं, उनका कोई रिश्तेदार, उनका कोई बेटा, उनकी कोई बहू चुनाव नहीं लड़ रही है। दूसरे मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है। चंपई सोरेन, जिन्होंने हाल ही में दल बदल किया है, और क्यों किया है उसके पीछे बहुत सारे कारण है, वो सामने आ चुके हैं, वो अपने बेटे के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। एक सबसे करप्ट मुख्यमंत्री जिस पर 4,000 करोड़ के घपले की बात हुई थी और जो सजा याफ्ता है, जो जब तक वो कांग्रेस में विपक्ष में था तब तक भारतीय जनता पार्टी उसको सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी बोलती थी, उसकी पत्नी चुनाव लड़ रही है, गीता कोड़ा चुनाव लड़ रही है। तो कुल मिला के आप देखें, इसके अलावा अनेक लोग हैं जो रिश्तेदारियों में चुनाव लड़ रहे हैं। आजसू जो इनका एक गठबंधन है, उसमें तो एक है आजसू के अध्यक्ष सुदेश महतो, उनके मौसा जो हैं वो चंद्र प्रकाश चौधरी लोकसभा सदस्य हैं गिरिडीह से, उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही हैं रामगढ़ से, और उनका भाई चुनाव लड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी में अभी हाल में शामिल होकर, वो बड़का गांव से। तो कुल मिला के इनके यहाँ जो परिवारवाद है, परिवारवाद का मतलब भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ है गांधी फैमिली, और कोई परिवारवाद नहीं है, और लालू फैमिली, यही दो, और एक अखिलेश जी का जो है मुलायम सिंह की फैमिली, ये 3 ही परिवारवाद है। और वो जब कश्मीर जाते हैं तो वहां मुफ्ती का परिवार हो जाता है और अब्दुल्ला का परिवार हो जाता है, और जब वो महाराष्ट्र जाते हैं तो उद्धव ठाकरे का परिवार हो जाता है और शरद पवार की बेटी हो जाती है। शरद पवार का भतीजा नहीं होता है, अजीत पवार। तो कुल मिला के इनके सारे मानदंड जो हैं वो बड़े ही एकांगी हैं, बड़े ही हिपोक्रेसी वाले हैं, बड़े ही पाखंडी तौर पर ये लोग देखते हैं। जो चीज ये खुद करते हैं उसी के बारे में ये दूसरों की आलोचना करते हैं। ये लोग भ्रष्टाचार की बात करते हैं। प्रधानमंत्री के मंच पर बैठे हुए कई ऐसे विधायक थे, 2 या 3 थे, जिन पर भ्रष्टाचार के अनेक आरोप है और उन पर कई मामले भी चल रहे हैं, लेकिन फिर भी भ्रष्टाचार की बात होती है। और जिस पार्टी में मधु कोड़ा जैसा व्यक्ति 4,000 करोड़ का जिस पर आरोप है गबन करने माने भ्रष्टाचार का, वो शामिल किया गया हो, वो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव प्रचार कर रहा हो, फिर भी भ्रष्टाचारी कोई दूसरे लोग हैं। और हेमंत सोरेन को जब हाई कोर्ट ने साफ कहा था कि जिस मामले में उनको गिरफ्तार किया गया है वो मामला तो बनता ही नहीं है, उसका कुछ है ही नहीं, दावा जो ईडी ने किया था वो गलत साबित कर दिया था, बावजूद वो भ्रष्ट है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भारतीय जनता पार्टी का नजरिया बहुत हिपोक्रेसी वाला है, और वो हिपोक्रेसी की ही भाषा बोलते रहती है। यही कारण है कि आज उनकी बातों का असर आम आदमी पर नहीं है। हाँ, मीडिया में है, मीडिया के लोग चूंकि क्यों है यह आप हम बेहतर जानते हैं, उसको बोलने की कोई जरूरत नहीं है। सर, बीजेपी ने 25 सीटें अपने रिश्तेदारों को दी हैं, दी हैं, आजसू की सीटें शामिल नहीं की है मैंने। 25 सीटें उन्होंने जो है वो अपने रिश्तेदारों को दी हैं। और मेरे कई मित्र हैं झारखंड में, वो कहते हैं ये रिश्तेदारी डुबो देंगे बीजेपी को। बीजेपी तो डूबेगी ही इन्हीं चीजों में, इसमें कहाँ कोई दो राय है। जी। और सर, एक चीज यहाँ पर और देखने को मिल रही है कि किसी भी तरह से जो शहरी सीटें हैं वहां पर ये फैलाया जा रहा है कि ये शहरी सीटें जो हैं ये यहाँ पर तो
कोई असर है नहीं किसी भी पार्टी का सिवाय बीजेपी का। तो क्या कांग्रेस का असर नॉन आदिवासी सीटों पर वहां आपको नजर आता है? क्या कांग्रेस कुछ मतलब वहां पर गेन कर रही है या कांग्रेस लूज कर रही है, या और इसके साथ इंडिया ब्लॉक मिलाकर कैसा परफॉर्मेंस करने वाला है? देखिए, इंडिया ब्लॉक को पिछली बार मैंने लेफ्ट पार्टियों को मिलाकर लगभग 47-48 सीट थे। मुझे लगता है इतनी सीटें फिर वो जीतने जा रहे हैं। उसमें कुछ पुराना होगा, कुछ नया होगा। अब मैंने कुछ सिटिंग सीट वो हारेंगे, लेकिन बहुत सारे नए क्षेत्र वो जीतेंगे। लेकिन उनकी संख्या किसी भी सूरत में 50 के आसपास होगी।